मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया गया है, आज हम वो सब कवर करेंगे। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखिए, 1800 के दशक के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में समाचार पत्रों और लेखकों को नियंत्रित करने की उन्होंने मांग की थी। उन्हें डर था कि अगर लोग जो चाहे छाप पाएंगे तो सत्ता पर कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया था, जिसे प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के रूप में जाना जाता है। ये जो अधिनियम बनाया था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में पुस्तक और समाचार पत्रों के मुद्रण, प्रकाशन और पंजीकरण को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है और प्रकाशनों को सरकार के साथ पंजीकृत करवाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति का भी प्रावधान है, यानी कि इस कानून के अंदर क्या है कि जो समाचार पत्र उनके रजिस्ट्रार को भी नियुक्त किया जाएगा, जो भारत में प्रकाशित सभी समाचार पत्रों का रजिस्टर बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होगा। अधिनियम में समाचार पत्रों के मुद्रण और प्रकाशन के लिए भी प्रावधान है, जिसमें क्या क्या शामिल हैं। शीर्षकों का उपयोग का नियम शामिल है, देशद्रोही या अश्लील सामग्री छापने पर दंड और संपादकों और प्रकाशकों की नियुक्ति पर नियम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या था कि बदलते समय के साथ साथ इस अधिनियम में बहुत बार संशोधन भी किए गए हैं। अब बात करेंगे कि इस जो ये अधिनियम है इसका इतिहास किस प्रकार से रहा। देखिए, जो इसका इतिहास था वो भारत में जब फ्रांसीसी आक्रमण था उसके दौरान प्रेस को दबाने के लिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में लागू किया था। इसमें प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम का विकास शुरू हुआ। हालांकि लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को वापस भी ले लिया था। उस समय पर क्या था कि जॉन एडम्स जो थे वो गवर्नर थे, सक्रिय गवर्नर जनरल थे उस समय पर। उन्होंने लाइसेंसिंग विनियम अध्यादेश 1823 को अधिनियमित किया था। इसमें एक प्रावधान शामिल था कि कोई भी बिना पंजीकृत के प्रेस का उपयोग जारी नहीं रख सकता। उन्होंने जो ये अधिनियम जारी किया था, अध्यादेश जो जारी किया था, उसमें ये नियम रखा था कि कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकृत के प्रेस को जारी नहीं रख सकता। इसके बाद गवर्नर जनरल मेककाफ ने अध्यादेश को समाप्त कर दिया था और इसके बाद 1835 के प्रेस अधिनियम में उसको बदल दिया था। इस अधिनियम में क्या था कि एक प्रिंटिंग के उपयोग को विनियमित किया और पहली बार प्रकाशकों को मुद्रण और प्रकाशन के लिए परिसर के उपयोग का सटीक विवरण प्रदान करने की आवश्यकता हुई। पहली बार 1835 में प्रेस अधिनियम ने भविष्य में किसी भी गलत काम को हल करने के लिए कार्यबंद करने की घोषणा की थी। 1835 और 1857 में इसके बीच में क्या था कि बड़े पैमाने पर कई भारतीय प्रेस स्थापित भी हुई थी। फिर 1887 में क्या हुआ था कि लाइसेंसिंग अधिनियम में समाचार पत्र मुद्रित मामलों और सभी पुस्तकों के कानून के दायरे में शामिल किया गया था, यानी कि जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होंगी, जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित होंगे, उनके मुद्रण को कानून के दायरे में शामिल किया गया था इस वाले अधिनियम में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता और भी खराब होती चली गई। अब इसके कारण क्या थे, यानी कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो पारित किया था उसके कारण क्या थे। उसका जो सबसे पहला मुख्य कारण था वो ये था कि यह अधिनियम 1867 में ब्रिटिश भारत के दौरान लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुस्तक के मुद्रण को राज्य सरकार को पुस्तक की एक प्रति और केंद्र सरकार को एक या एक से अधिक प्रतियां प्रदान करनी होगी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारत में प्रसारित पुस्तकों का रिकॉर्ड बनाए रखना, यानी कि प्रत्येक राज्य सरकार
पुस्तकों के पूरे विवरण के साथ एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए बाध्य थी और सूची में शामिल सभी पुस्तकों को हर तिमाही के अंत पर प्रकाशित किया जाता था। यानी कि वो जो रिकॉर्ड बनाते थे, जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होगी उनको एक साथ ही जो साल के अंत में तिमाही के समय पर उन्हें प्रकाशित किया जाता था। हर तिमाही के अंत में प्रकाशित उन्हें कर लिया जाता था। इसका जो मुख्य कारण यह था कि जिससे पुस्तकालयों को पुस्तक की आवश्यकता अनुसार प्रतियां प्रदान की जा सकें और देश में सभी मुद्रित सामग्रियों का नियंत्रण रिकॉर्ड भी बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, कि यह अधिनियम लागू का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिससे ब्रिटिश सरकार देश में हो रहे मुद्रित सामग्री का विवरण रख सके। ये उसका सबसे मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का ये कानून लागू करने के लिए। लेकिन यह जो अधिनियम था वो निषेधात्मक नहीं था। कहने का अर्थ क्या है कि यह नियम ना तो प्रिंटिंग प्रेस के कामकाज पर रोक लगाता था और ना ही प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई सरकारी नियंत्रण स्थापित करता था। ये जो अधिनियम था यह एक कानून था जिसने सरकार को यह पंजीकरण प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करने और मुद्रित सामग्री को संरक्षित रखने में सक्षम बनाया था। कहने का अर्थ क्या है कि इसमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। ये सिर्फ एक कानून था। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये था कि जो भी ब्रिटिश सरकार थी वो इसका एक विवरण रख सके कि कितने समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं और कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सामान्य कुछ और भी उद्देश्य इसके थे, और वो क्या क्या थे कि मुद्रण प्रतिष्ठानों और उनके प्रकाशनों से संबंधित जानकारी की सुरक्षा रखी जाए। यानी कि कहाँ पर ये प्रकाशित होंगे समाचार पत्र, उनकी जानकारी रखी जा सके। ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका जो अगला मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करना। इसका जो अगला मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में मुद्रित प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियों का रखरखाव और पंजीकरण करना। इसका एक और जो मुख्य उद्देश्य माना गया था वो क्या था कि गुमनाम साहित्य के प्रकाशन को रोकना। ठीक है, और आगे जो हम बात करेंगे अब वो है प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान क्या क्या शामिल थे इस अधिनियम के अंदर। यानी कि जो पुस्तक और समाचार पत्रों के मुद्रण से संबंध कौन कौन से ऐसे नियम थे जो प्रत्येक भारतीय प्रेस को पालन करना आवश्यक था। इसमें जो पहला अधिनियम था वो क्या था कि इस अधिनियम की धारा 3 में ये बताया गया है कि भारत में कोई भी समाचार पत्र या पुस्तक को कैसे मुद्रित किया जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि इस कानून के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र या पुस्तक को सुपाठ्य रूप से मुद्रित किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रिंटर का नाम, मुद्रण स्थान, किसी पुस्तक के प्रकाशक का नाम, प्रकाशन स्थान का उल्लेख, ये सब होना उसमें अत्यंत आवश्यक है। इसका जो सेकंड जो प्रावधान था वो क्या था कि अधिनियम की धारा 4 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति कोई भी प्रिंटिंग प्रेस अपने कब्जे में नहीं रख सकता। कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस चलाने से पहले उस व्यक्ति को अनुमति लेना अनिवार्य है। अगली धारा में क्या बताया है, धारा 5 में समाचार पत्रों के प्रकाशन से संबंधित नियमों का विवरण दिया गया है। जैसे कि अखबार में प्रकाशन की तारीख होनी आवश्यक है, अखबार के मालिक और संपादक का नाम होना भी अनिवार्य है। इसमें ही जो दूसरा नियम जो शामिल है वो क्या है कि समाचार पत्रों के प्रकाशक को उस क्षेत्र के प्रेसिडेंसी, जिला या उप विभागीय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना होगा जहां समाचार पत्र मुद्रित होते हैं। इसलिए किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन से पहले अधिकृत एजेंट को यह घोषणा करनी होगी कि वे ही पुस्तक या समाचार पत्र के वास्तविक प्रकाशक हैं। इसमें अगला प्रावधान क्या बताया गया है कि धारा 6 में क्या बताया गया है कि घोषणा को अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर या मोहर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो व्यक्ति प्रकाशक के रूप में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होगा उसे हस्ताक्षर या मोहर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। घोषणा की 2 मूल प्रतियां होंगी, एक मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड में होगी और दूसरी जो है वो न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में जमा की जाएगी।
अगली धारा में क्या शामिल है? धारा 7 में क्या प्रावधान शामिल है कि अदालत की मोहर के साथ कार्यालय में रखी गई घोषणा पत्र की प्रति प्रकाशक के शीर्षक को साबित करने के लिए एक सबूत होगा, यानी कि उस सबूत के माध्यम से कोई भी प्रकाशक अपने समाचार पत्र पर अधिकार स्थापित कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि समाचार पत्रों का पंजीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। देखो बच्चों, जो अधिनियम की धारा है 19A और 19B, इसके अनुसार केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वह सभी शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को नियुक्त कर सकता है। समाचार पत्र का एक रजिस्टर प्रेस रजिस्ट्रार के पास रखा जाना चाहिए और उसमें कुछ विवरण शामिल होने अत्यंत अनिवार्य हैं। और वो विवरण क्या क्या हैं? समाचार पत्र का शीर्षक होना उसमें अनिवार्य है, मुद्रण का स्थान होना आवश्यक है, एक वर्ष में प्रकाशन के दिनों की संख्या होनी आवश्यक है, यानी कि पूरे वर्ष में उस प्रति की कितना प्रकाशन किया जाएगा। आगे है कि वह भाषा जिसमें समाचार पत्र प्रकाशित होगा, ठीक है, और संपादक का नाम होना आवश्यक है। मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक दस्तावेज का खुदरा विक्रय मूल्य उसमें मेंशन होना चाहिए और समाचार पत्र के मालिक का नाम और उसका पता और अन्य विवरण अगर है तो वो सब भी उसमें शामिल होना अत्यंत अनिवार्य है। अब इन सब नियमों के बाद आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, इसके निष्कर्ष में यह माना गया है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम मुद्रण उद्योग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नियम बनाए रखने और झूठी सामग्री के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अधिनियम में प्रकाशकों को अपनी गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार नैतिक मानकों का पर्याप्त ट्रैक सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी कि अगर कानून होगा तो एक अच्छे से सुनिश्चित ट्रैक भी किया जा सकता है ताकि जनता को विश्वसनीय सामग्री मिल सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रेस और पुस्तक अधिनियम एक कड़ा कानून है जो विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र प्रकाशकों के लिए विशिष्ट नियम प्रदान करता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से रोका जा सकता है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन को सुचारू रूप से नियमित रखने के लिए और उस समाचार पत्र का दुरुपयोग से रोकने के लिए यह नियम एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।